आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत जी स्वालका। सिम्स हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं अभी करंटली, और आप ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हैं और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। तो सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या रहा। सर, मैं बेसिकली रहने वाला भिलवाड़ा का ही हूँ, यहीं पले बड़े हैं। और मेरी स्कूलिंग जो है सेवादन स्कूल से हुई है। और जो कॉलेज है, ग्रेजुएशन है, वो मैंने आर.एन.टी मेडिकल कॉलेज से किया है। 2006 में मैं वहाँ से पास आउट हुआ। देन कुछ समय गवर्नमेंट जॉब किया। देन पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्शन हुआ। हैदराबाद से मैंने अपना ऑर्थोपेडिक का पोस्ट ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वो किया। देन 2014 से मैं जो है कंटिन्यू भिलवाड़ा में जो है सर्विसेज अपनी दे रहा हूँ। शुरू के जो इनिशियल डेज थे वो ओवरऑल हॉस्पिटल और मालो हॉस्पिटल में काम किया। देन अभी मैं कुछ टाइम से जो है अपना खुद का हॉस्पिटल जो रन कर रहा हूँ, सिम्स हॉस्पिटल जो है, आप सब जानते हैं। तो मैं वहाँ जो है स्पेशली ट्रॉमा, जॉइंट रिप्लेसमेंट और जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं उनके अंदर डील करता हूँ। सर, उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या सच में हड्डियां कमजोर होती है? अगर ऐसा होता है तो इस पे किस तरह से उपचार किया जा सकता है या क्या ट्रीटमेंट लिया जाए? बेसिकली जो जीरियाट्रिक एज है, जो ओल्ड एज जो है, जी। ठीक है, वो ऑर्थोपेडिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों ऐसा? क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि हर चीज़ की एक एक्सपायरी लिमिट लिखी होती है। लिमिट होती है। जी। तो नेचर ने अपने को ऐसा बनाया है कि 45 के बाद जो है एज का जो है फैक्टर ऐसा होता है कि नेचर उसको धीरे धीरे डिग्रेड करती है। क्योंकि जो नेचर है, अपना जो बॉडी है, वो ऐसी बनी हुई है कि उसके अंदर डैमेज और रिपेयर दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। जैसे आपने बच्चों में देखा होगा कि बच्चों में ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है, बड़ी फास्ट बिल्कुल। होती है, क्योंकि उनमें डैमेज जितना होता है उससे रिपेयर की कैपेसिटी ज़्यादा होती है उनमें, तो वो जो है हाइट भी बढ़ रही है, उनका वेट भी बढ़ रहा है। एक युवा अवस्था होती है जिसमें कि डैमेज जितना हो रहा है उतना उतना बॉडी रिपेयर कर रही है। बिल्कुल। एंड एक एज ऐसा आती है जिसको 45 के बाद का जो एज बोलते हैं, ठीक है, उस एज के बाद जो है बॉडी के अंदर डैमेज जो है उतना का उतना ही रह रहा है, हाँ। बट बॉडी की रिपेयर की जो कैपेसिटी है वो स्लो होती जाती है। स्लो होती जाती है, कम हो जाती है। हम्म। तो डैमेज जो है वो एडअप होता जाता है, और धीरे धीरे जो है, जैसा कि अपन देखते हैं कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बिल्कुल। झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो रही है, ठीक है। वैसे ही जो है हार्ट कमज़ोर हो रहा है, किडनी कमज़ोर हो रही है। हम्म। जवानी में अपन जो है दो दो 10-10 रोटी खा जाते थे, बिल्कुल। काफी आंटे कमज़ोर होने की वजह से जो है जी। एक एज बाद जो है 2 रोटी 3 रोटी से अपन हम्म। सेटिस्फाई रहते हैं। तो सेम वैसा का वैसे इफेक्ट जो है एज के साथ साथ आपकी बोन्स पे और जॉइंट्स पे आता है, ठीक है। जो कैल्शियम की जो डिपोजिशन है, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि बोन जो है बनती है कैल्शियम और प्रोटीन्स का जो मिक्सचर होता है, उसी से जो है मजबूत होती है। बिल्कुल। एक एज के बाद जो है वो भी एक जीवित ऑर्गन है। जैसा अपना हार्ट होता है वैसे ही बोन होती है। उसके अंदर भी डैमेज चलते रहते हैं, रिपेयर होता रहता है, डैमेज चलते हैं, रिपेयर होता है। पर एक सर्टेन एज के बाद जो है वो डैमेज जो है धीरे धीरे सेटअप होता जाता है। और उसको कैसे क्वांटिफाई करते हैं कि उसमें जो कैल्शियम की जो मात्रा है, जी। उसकी जो डेंसिटी है, बोन मेरो हम्म। बोन की जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू कम होती है। होती है। तो जैसे एज बढ़ेगी, बोन की डेंसिटी कम होगी। हम्म। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे मेडिकल फैक्टर्स भी होते हैं। एज के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो इसमें फैक्टर में काम करती है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो उसकी वजह से जो है बोन धीरे धीरे कमज़ोर कमजोर होना होती शुरू होती है। तो वही सारा बड़ा कारण है कि एक अपना जो है किसी की कमर झुक रही है, किसी है। के घुटने टेढ़े हो रहे हैं, आप देखे होंगे ना। हाँ हाँ, कोई बिल्कुल। काल चाल फिराल चाल चेंज होना शुरू हो जाती है, जी। हैं? हैं? जॉइंट्स में जो है डिफ़ॉर्मिटीज़ चालू हो जाती हो है। जाती है। तो ये सारा कारण है कि ये नेचर एक प्रोसेस है उसका, नेचुरल प्रोसेस नेचुरल कि प्रोसेस, जैसे जैसे उम्र नेचुरल बढ़ेगी प्रोसेस है। हड्डियों में कमजोरी आएगी। बिल्कुल, डेफ़िनिटली। तो इन्हों को अगर सही रखना हो तो क्या किया जा सकता है? देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊँगा कि नेचर से नहीं लड़ सकते, बिल्कुल। ठीक है ना? हम्म। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपकी उम्र को रोक सके या हाँ। बंद कर सके। एक्सेप्ट करना खूब पड़ेगा। खूब खूब लोगों ने जो है कोशिशें की है कि मैं जो है ना, माइकल जैक्सन जो है कि मैं तो जवान रहूंगा। जवान रहूँगा, उसमें बहुत बहुत डॉक्टर्स की टीम भी लगी रहती थी। हाँ। बट नेचर से आप नहीं लड़ सकते, ठीक है? आप मान के चलिए, पहली चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि एज के साथ-साथ आपका जो है बॉडी डिग्रेड होना शुरू होगी। होगी। परंतु हम्म। इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हम्म। ठीक है? तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी एक्सरसाइज़, अच्छा। ठीक है? लोग बाग जो है एक एज के बाद जो है अपने आप को नेचर के भरोसे छोड़ देते हैं। रिलैक्स फील करने लग रिलैक्स जाते फ़ील करना, हैं। हाँ। नेचर के भरोसे छोड़ देते हैं। हाँ। कुछ नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल। ठीक है? परंतु आपने बहुत सारे जैसे अनिल कपूर का ही मैं एग्ज़ाम्पल दूँ जी। आपको, ठीक है? वो अभी भी यंग लगता है। हम्म। क्यों? क्योंकि उसने अपनी खान-पान पे ध्यान रखा, हम्म। अपनी एक्सरसाइज़ पे ध्यान रखा, अपनी बॉडी की टोन पे ध्यान रखा,
क्योंकि बोन जो होती है, मैंने जैसा पहले बताया कि जीवित ऑर्गन है, ठीक है, तो बोन को मजबूत होने के लिए उस पर एक्सरसाइज का लोड होना ज़रूरी है। ओके। उसको चलता फिरता रहना ज़रूरी है। अगर आप वो काम में नहीं लेंगे, जैसे अपना कार खरीदी मैंने, हाँ। मैं उसको जो है गैराज में डाल दूंगा और 5 साल बाद निकालने की कोशिश करूंगा तो वो खराब खत्म, बिल्कुल, खराब। बिना चले भी खत्म हो गई वो। बिल्कुल। ठीक है, सेम वैसा का वैसे बॉडी के साथ है। अगर उसको ऊपर लोड नहीं आएगा, उसको एक्सरसाइज का जो है एहसास नहीं होगा, मसल स्टोनिंग नहीं होगी, तो बोन भी मजबूत नहीं होगी। तो आपको अगर जवान रहना है, लंबे टाइम तक जो है आपकी बॉडी को मेंटेन करके रखना है, खाली और खाली एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है एक्सरसाइज। और अपने अपने जो खान पान पे जो है उसको ध्यान रखना। जी, मतलब खान-पान और एक्सरसाइज पे अगर बिल्कुल, फोकस करते हैं तो आप सबसे बढ़िया मेडिसिन जो है वो है एक्सरसाइज और आपका जो डाइट जो हैबिट है वो। जी। आजकल घुटनों में पानी भरने की समस्या काफ़ी लोगों में रहती है। तो ये घुटनों में पानी भरना आखिर क्या है और इसका क्या सॉल्यूशन है फिर? मनीष जी, आपने जो है मेरा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है उसी पे बात करना शुरू कर दिया। जी। तो जॉइंट्स जो है ना, पहले मैं समझाऊँ आपको जॉइंट्स क्या होते हैं। हाँ। घुटना एक जॉइंट है, ठीक है। बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे जॉइंट्स हैं, चाहे आप गर्दन के जॉइंट्स हो, कमर के जॉइंट्स हो, हाथ के जॉइंट्स हो, पाँव के जॉइंट्स हो, बिल्कुल। परंतु घुटना सबसे इम्पोर्टेंट है। घुटना और कमर सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है यूज़ में आने वाले जॉइंट्स हैं यही हैं, ठीक है। ओके। और घुटने में, जैसा कि आपने पूछा, घुटने में पानी भरने के जो है रीज़न्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। यंग एज में भी होता है, किसी को ओल्ड एज में भी होता है, फीमेल में, बच्चों में भी कई बार जो है घुटने में पानी। देयर आर वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जो कि घुटने में जो है पानी भरने के कारण होते हैं। कई बार चोट लगने की वजह से जो है ब्लीडिंग हो घुटने के अंदर, उसकी वजह से जो है वो पानी के रूप या स्वेलिंग का रूप ले सकता है। जब कभी बचपन में हाँ, साइक्लिंग वगैरह करते तो साइक्लिंग गिरने से या कभी कोई चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ या जो है ना पाँव फिसल गया, तो उसकी वजह से जब चोट लगती है घुटने में, उसकी वजह से पानी भर सकता है। कई बार होता है कोई फीवर हो, हुँ, जैसे अपने कोरोना में आपने देखा होगा, चिकनगुनिया में देखा होगा कि सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। हाँ। वायरल इन्फेक्शन स्पेशली, जी। ठीक है। तो वायरल इन्फेक्शन में कई बार होता है वायरस जो है जॉइंट में जाके सेट हो जाता है, और जो जॉइंट के चारों तरफ जो कवरिंग होती है, हाँ। उसको हम साइनोवियल टिश्यू बोलते हैं, ओके। वो इरिटेट होता है। हुँ, और वो इरिटेट होके जो है उसमें फ्लूइड बनाता है, पानी बनाता है, जो नॉर्मली बन रहा है वो एक्सेस मात्रा में बनता है। जैसे कई बार होता है कि अपन बाइक पे चल रहे हैं और कोई मिट्टी या कंकर आया तो आँखों से पानी एक्स्ट्रा बनना शुरू होता है। बिल्कुल। तो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होती है वो, ओके। ठीक है। तो वैसा का वैसा ही प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म जॉइंट्स में होती है कि जो नॉर्मल फ्लूइड बन रहा है, पर कई बार किसी चीज़ से इरिटेट हुआ, चाहे वो इन्फेक्शन से हो, चाहे चोट से हो, किसी भी वजह से वो अगर इरिटेट होता है, बहुत सारे पेशेंटों में जो है गठिया वाई होता है, उसकी वजह से इरिटेशन हो, हुँ, किसी भी वजह से आपकी जो जॉइंट की झिल्ली इरिटेट होगी, हाँ। तो वो क्या करेगी, एक्स्ट्रा फ्लूइड बनाएगी। एक ओ प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म के तौर पे एक्स्ट्रा हुँ। फ्लूइड बनाएगी और उसी को जो है अपने घुटने में पानी भरने की जो है अपनी शिकायत बोलते हैं। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कारण क्या रहा? हुँ, अगर आप कारण ढूँढ पाए, जी। ठीक है, तो आप निवारण को जो है अप्लाई कर पर्टिकुलर सकते हैं। मेडिसिन, हाँ, अप्लाई करके आप उसको जो है ठीक कर सकते हैं। जी। मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे कि अगर किसी को वायरल फ़ीवर है, तो हुँ, आप फ़ीवर की जो है मेडिकेशन जो है, वायरल फ़ीवर को दूर करने की जो मेडिकेशन होती है वो देंगे, ऑटोमेटिकली जो घुटने में पानी जो भरा होगा वो भी समय के साथ धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। सपोज़ किसी को गठिया है, गठिया की वजह से पानी भरा हुआ है, जी। आप गठिया का ट्रीटमेंट देंगे, गठिया की दवाई देंगे, तो साथ में वो जो है वो भी ठीक हो जाएगा। सपोज़ करो किसी को चोट लगी है, जी। ठीक है, चोट लगी है तो जो अंदर लिगामेंट्स की कोई चोट हो, हुँ, तो जो अंदर ब्लीडिंग हो रखी है, आप उसको ठीक करोगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो जो बेसिक जो रीज़न है उसको ढूँढना ज़रूरी है और उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो जो पानी भरा हो वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाता है। मतलब पेशेंट आने वाले समय में अच्छा फ़ील करने बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। जॉइंट्स आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, मतलब उठने में टक की आवाज़ आती है, बैठते तब टक की आवाज़ आती है। ये क्या चीज़ है? देखिए, हमारी ओपीडी के अंदर भी डेली जो है कोई बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि साहब आवाज़ आ रही है, हुँ, या बैठने में दिक्कत होने लग गई, या जॉइंट्स उम्र में जो है ना ओल्ड एज से पहले ही जो है खराब होना शुरू हो गए हैं। उसके वेरियस फैक्टर, जैसे मैंने पानी भरने के लिए बताया, वैसे ही जो है कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है? तो जो आजकल के जो सिनेरियो में हम लोग देखते हैं, हुँ, तो पुराने सिनेरियो में आज के सिनेरियो में बहुत फ़र्क आने लग गया है। ठीक है? जो जॉइंट की जो प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में आया करती थी, वो आज यंग एज में आने लग गई है। बिल्कुल। सबसे बड़ा फैक्टर मैं आपको वापस वही बताऊँगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हुँ, ठीक है? दूसरा डाइटरी हैबिट्स, हुँ, ठीक है? एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब ये है कि पहले का जो खान-पान हुआ करता था, ठीक है?
पोल्यूशन मतलब जो एयर हुआ करती थी, हाँ। ठीक है, वो काफ़ी अच्छी हुआ, प्योरिटी थी। प्योरिटी सी है। जी। आजकल आप चाहो नहीं चाहो, आप चाहोगे यार मेरे को प्योरिटी मिले, हाँ। फिर भी एनवायरनमेंट में इतना सारा जो है टॉक्सिन है, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है ना, जो फैक्ट्रीज लग रही हैं, हाँ, जो है ना, पॉल्यूशन हो ही रहा है। इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही है, तो उसकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, प्लस आजकल हमारी हैबिट्स जो है वो चेंज होना शुरू हुई। आप अब दिन भर ऑफिसेज में बैठ रहे हैं, एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं, अपने जॉइंट्स का ध्यान नहीं रख रहे, तो उसकी वजह से जो है जॉइंट्स जो है बड़ा जल्दी डैमेज होना शुरू हो गए हैं। प्लस दूसरा होता है कि आपको कोई ना कोई साथ में कोई मेडिकल कंडीशन साथ में चल रही हो, सपोज किसी को डायबिटीज़ है, किसी को थायराइड है, किसी को किडनी का कुछ इशू है, तो उसकी वजह से भी आपकी जो कैल्शियम की जो मात्रा है वो कम होना शुरू हो गई। तीसरा, आजकल जो हम ओपीडी में बहुत पेशेंट देखते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा रीज़न होती है इसके अंदर। विटामिन डी मेनली काम आता है, आप जो भी खाना खा रहे हैं, जी। उसको जो है हम्म। बोन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। सपोज मेनली ज़रूरत होती है कैल्शियम की, तो विटामिन डी कैल्शियम को खाने में से उठा के जो है बोन तक पहुंचाने का काम करता है। ओके। और आज जब उसकी कमी होगी तो ऑब्वियसली जो है आपकी बोन्स भी कमज़ोर होगी, आपके जॉइंट्स भी कमज़ोर होंगे। प्लस तीसरा है कि आप उसको फाल्टी पोस्चर्स का मतलब हो गया कि आप उसको मिसयूज़ करेंगे, जॉइंट्स को जितना मिसयूज़ करेंगे, स्पेशली मैं जब घुटने की बात करूँ, जी। तो जैसा अपना ट्रेडिशन है, हम्म। ठीक है, कि पालती बैठना है, उखड़ू बैठना है, हाँ। या जो फ्रेश होने के लिए जो है इंडियन यूज़ करना, जो ठीक टॉयलेट है, है। हाँ। तो उसकी वजह से आप जो है उसको ऊपर एक्सेसिव स्ट्रेस डाल रहे हैं, हम्म। ठीक है। अगर किसी भी कारण से अगर बोन और जॉइंट्स कमज़ोर हैं, उसके ऊपर स्ट्रेस आप और एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, तो तो वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाता है। और यही कारण है कि आजकल जो एज ग्रुप है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। जो 60 साल की उम्र में हुआ करते थे वो आजकल 50 55 50 40 45 के आसपास ही लोग बाग आने लगे हैं। इसका अगर ट्रीटमेंट लेते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो 100% सॉल्यूशन मिलता है कुछ? सर मैं थोड़ा सा इसमें डिफर करता हूँ लोगों से जी। कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट से ज़्यादा जो है आप खुद के ऊपर फोकस करेंगे। मैंने पहले जैसे बताया कि सबसे बढ़िया मेडिसिन है खान पान खान और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। जी। आप हड्डी के डॉक्टर से दूर रहना है तो एप्पल की ज़रूरत नहीं है, हाँ। आपको अपने खान पान पे ध्यान रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज पे ध्यान रखना है। नियमित। अगर हाँ नियमित व्यायाम करते हैं आप, हम्म। ठीक है, आप अपने घुटनों का मिसयूज़ नहीं करते हैं, उसको अच्छे से यूज़ करते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा आपको कि आज दो भाई हैं, हम्म। ठीक है, दोनों ने एक ही समय पर एक ही ब्रांड की कार खरीदी, ठीक है। एक भाई जो है बिल्कुल संयमित है, बिल्कुल जो है नियम से चलता है, इवन सिंगल हैंडेड गाड़ी रहती है, बिल्कुल। खड्डों में नहीं चलाता है, तो आप उसके टायर चेक करेंगे। और दूसरा भाई जो कि नहीं, बिल्कुल रफ गाड़ी चलानी है और खड्डों में भी चलाना और स्किल मारना सब करना। तो आप जब कंपेयर करेंगे, जब 3 साल बाद जब कंपेयर करेंगे, तो जो नियमित जो गाड़ी चला रहा है उसके जो टायर हैं उसको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर जो स्किड मार रहा है, जो हाँ, बिल्कुल समझ रहे हैं मेरी बात? बदलनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है कि आप जब उसको ध्यान नहीं रखेंगे, हाँ, जो चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो डेफिनेटली डैमेज होगी, और डैमेज होगी तो उसको आगे पीछे अपने को रिप्लेस कर लेना पड़ेगा। जी। गठिया बाई किस वजह से होता है, और उपचार के थ्रू इसका पूरा सॉल्यूशन है? गठिया बाई जो है, पहले तो बीमारी को समझना ज़रूरी है, जी। ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको समझ आप गए तो इलाज करना बहुत आसान काम है, बिल्कुल। ठीक है। गठिया बाई ऐसी बीमारी है जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, ओके है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है कि आपकी बॉडी आप ही को खा रही है, अच्छा। समझे बात को? हम्म। क्योंकि बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर से लड़ने का काम करता है। सपोज आपको कोई वायरल का अटैक हुआ, चाहे कोई बैक्टीरिया का अटैक हुआ, या चाहे कोई एलर्जी हुई आपको, तो बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो उससे लड़ता है। मतलब खुद की एंटीबायोटिक खुद बनाता है शरीर। हाँ, खुद की एंटीबायोटिक, या उस वायरस से लड़ना है तो भी लड़ेगा, बैक्टीरिया से लड़ना है तो भी लड़ेगा। कॉमन ब्लड के अंदर जो सेल्स होती है, डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो वो उनको लड़ने का काम करती है। एक तरह से मैं कहूँगा कि बॉडी के सैनिक हैं वो लोग, ठीक है? और उन सैनिक का काम है कि बाहर के जितने भी फैक्टर्स हैं उनसे लड़ना, ओके। ठीक है? परंतु कई बार होता है कि किसी भी कारण से, सपोज़ आपको किसी से एलर्जी हुई या कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, जी। तो जो बाहर का जो फैक्टर है, हम्म। उसके कुछ पार्टिकल जो हैं वो आपके जॉइंट्स के अंदर जो है सिमिलरिटी शो करते हैं कई बार, ठीक है? आपके जो जॉइंट की जो लाइनिंग है उससे सिमिलरिटी शो करते हैं, जी। और उसको मिसडायग्नोस या मिसजज करता है अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है। हम्म। उसको लगता है कि यार ये जो बाहर का फैक्टर है वही घुटने का जो झिल्ली है वो उस तरह का फैक्टर है, तो वो उसी पे अटैक करना शुरू कर देती है। तो आपकी बॉडी आप ही को डैमेज कर रही है,
उसको बोलते हैं हम ऑटो इम्यून डिजीज। और गठिया बाई एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म जो आपकी जॉइंट की जो झिल्ली होती है उसको जो है अपना दुश्मन समझ बैठता है और उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। ओके। और उसी को गठिया बाई बोलते हैं हम। अब रही इसके ट्रीटमेंट की बात, तो अगर वो इनिशियल लेवल पर डायग्नोस होता है तो जो है आप कुछ मेडिकेशन, सिंपल मेडिकेशन से ही जो है उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपको कोई वायरल फीवर है या किसी चीज़ से एलर्जी है तो आप उससे दूर रहे, थोड़ा सा जो है अवॉइड करें उन चीज़ों को। चौथा होता है कि आजकल जो है कुछ बायोलॉजिकल थेरेपीज आने लग गई है जो कि आपके डिफेंस मैकेनिज्म को थोड़ा सप्रेस करती है। ओके, इसको बोलती है कि नहीं भाई ये अपनी शरीर की चीज़ें हैं उसको मत खाओ। तो वो जो दवाएं होती है वो आपकी डिफेंस मैकेनिज्म को कंट्रोल करके रखती है। अच्छा। उससे क्या होगा कि जो आपकी बीमारी है वो कंट्रोल में रहेगी। परंतु आप मान के चलिए कि लोग बाग पूछते हैं मुझसे कि साहब ये बीमारी खत्म हो जाएगी क्या? तो वो खत्म नहीं होती। जब तक आपका डिफेंस मैकेनिज्म जो है सप्रेस है, वो कंट्रोल में है, तब तक आपकी बीमारी कंट्रोल में रहेगी। बीमारी खत्म नहीं होती, कंट्रोल में रहती है। कंट्रोल कर सकती। तो जो आजकल जो मेडिकेशन अवेलेबल है वो बीमारी को खत्म नहीं करते हैं, वो कंट्रोल में रखते हैं। अगर आपने कंट्रोल में रखा तो लाइफ लॉन्ग जो है, जिस तरह डायबिटीज है सपोज, जी। ठीक है, तो आप जब तक गोली ले रहे हैं तब तक डायबिटीज कंट्रोल में है और कंट्रोल में रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। हाँ। अगर आपने दवाई छोड़ दी तो जो है आउट ऑफ कंट्रोल। आउट ऑफ कंट्रोल होगी और वो कहीं ना कहीं बॉडी में जो है डैमेज करेगी। सेम वैसा वैसे ही गठिया के अंदर है कि अगर आपने प्रॉपर मेडिकेशन लिया, टाइम पे मेडिकेशन लिया, तो वो कंट्रोल में रहेगी और कंट्रोल में रहेगी तो बीमारी से आप बच के रह सकते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो दूध नहीं पीते, कहते हैं कि दूध हमें अच्छा नहीं लगता, और घर वाले कहते हैं कि दूध नहीं पियोगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी। तो क्या सच में हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दूध जरूरी है? अगर नहीं पीते तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, क्या अल्टरनेट निकाला जा सकता है? देखिए, ये भी एक मिथ है कि खाली दूध पीने से हड्डियां बढ़ती, ठीक है। ये भी वापस मल्टीफैक्टोरियल है। मैंने जैसा बताया कि बच्चों के अंदर बहुत ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल, ठीक है। और आप जो भी बैलेंस डाइट कुछ भी दे रहे हैं, चाहे वो आप खिचड़ी दे रहे हैं, दलिया दे रहे हैं, कुछ भी दाल दे रहे हैं, तो हर चीज़ का एक मिक्सचर उसमें प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको मिनरल मिले, प्रोटीन मिले, शुगर मिले, ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिले, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना, प्रोटीन जिसको बोलते हैं हम, जैसे ईंट होती है ना, हाँ, प्रोटीन वो काम करता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो। ओके। और कैल्शियम वगैरह जो है, मिनरल्स जो है, वो आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होके वो अलग अलग तरीके से उनके काम करते हैं। दूध स्पेशली दिया जाता है कि साहब कैल्शियम होता है उसके अंदर, कैल्शियम रिच होता है, प्रोटीन अच्छा होता है उसके अंदर। इसीलिए दूध नो डाउट जो है काफ़ी हेल्दी जो है प्रोडक्ट है जिसको कि कंज्यूम करना चाहिए। परंतु कुछ बच्चे जो उसमें कुछ फैक्टर होते हैं जिसके लिए एलर्जिक भी होते हैं बच्चे। हाँ, हाँ। तो ज़रूरी नहीं कि दूध सबको सूट करे। ओके। ठीक है। तो पहला मिथ तो ये है कि यार दूध पीने से ही हड्डियां मजबूत होगी, ऐसा नहीं है। अच्छा। ठीक है। हाँ। आप अगर दूसरी बैलेंस डाइट ले रहे हैं, कैल्शियम जिन दूसरी आइटम्स में है, आप अगर उनको कंज्यूम कर रहे हैं तो भी आपकी बोन मजबूत होगी। और कैल्शियम जो है, चाहे केला हो, ठीक है, केला है, दालें हैं, ठीक है, बिल्कुल। पालक है, हरी सब्जियां, बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है कैल्शियम, काफ़ी कैल्शियम है, आयरन है, प्रचुर मात्रा में प्रचुर मिलता है। मात्रा में होता है। पर खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैल्शियम को जो गट है अपनी, वहाँ से उठा तक के बोन तक ले जाने वाले जो फैक्टर्स हैं, जी। ठीक है, हम उनको मिस कर देते हैं। समझ रहे बात को? हम्म। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि विटामिन डी, हम्म। और विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो किसी खाने में नहीं मिलता। सूर। ठीक है। धूप। जैसा बचपन में पढ़ा था, अपन स्कूल में पढ़ा था कि विटामिन डी का सिंगल सोर्स है, वो है सनलाइट। जी। ठीक है। जब सनलाइट अपनी बॉडी के ऊपर गिरती है हम्म। तो आपकी बॉडी का जो फैट है वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में। डी में। और विटामिन डी जो है एक ट्रांसपोर्टर है। हम्म। नहीं बात को, जैसा कि मैं एक एग्जांपल से समझाऊं उसको वापस, कि सपोज मांडलगढ़ के अंदर जो है बहुत अच्छा अनाज हुआ, बहुत अच्छा गेहूं हुआ, और खाने वाले सारे आज़ाद नगर में बैठे हुए हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ। अब वहाँ कितना ही अच्छा अनाज हो, पर अगर वो आज़ाद नगर तक नहीं पहुंचे तो कोई तो यूटिलाइज। कोई मतलब नहीं है उसका। बिल्कुल। ठीक है। वैसा का वैसे ही, जैसे ही आप खूब सारा कैल्शियम खा लें आप, चाहे दूध में ले लें, चाहे किसी और चीज़ में ले लें, पर अगर वो बोन तक नहीं पहुंचा तो किसी काम का नहीं है वो। हाँ। तो उसके लिए ज़रूरी है विटामिन डी, जो उसके लिए ज़रूरी है ट्रांसपोर्टर। ठीक है। अब वहाँ से सामान लेके आन, यहाँ जो है ट्रक है, टेम्पो है, या जो भी आपका रेल है, जो भी आपका साधन है, अगर वो प्रॉपर है, ठीक है, सड़क जो मार्ग है वो अच्छा है, तो वहाँ से सामान यहाँ पहुँचेगा तो वो यूटिलाइज होगा और काम आएगा। बिल्कुल। तो सेम विटामिन डी जो है एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है। और वो जो भी आप गट में जो खाना खा रहे हैं, चाहे वो दूध से हो, चाहे आप सब्जियों से हो, दालों से हो, जो भी आप खाना खा रहे हैं, उसमें जो कैल्शियम है उसको उठाकर जो है ब्लड तक पहुंचाना, और ब्लड से बोन तक पहुंचाने का काम विटामिन डी करता है।
तो नॉट ओनली मैं जो सजेस्ट करूँगा वो ये है कि खाली ऐसा नहीं कि खाली दूध ही हो, ठीक है, साथ में जो है विटामिन डी भी जो है प्रॉपर तरीके से मिले। और आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में सूरज की रोशनी बहुत कम मिलती है। बिल्कुल। अब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं, साहब सूरज की, हम तो पूरे दिन भर जो है मज़दूर लोग हैं, हाँ। दिन भर जो है धूप में काम करते हैं। बट उसके लिए ऐसा है कि दिन वाली धूप जो है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, इतनी काम की नहीं होती। अच्छा। उसके लिए ज़रूरी होती है सुबह-सुबह की, उसमें भी वेवलेंथ होती है, अपन पढ़ते हैं ना, हाँ। लाइट में वेवलेंथ होती है। बिल्कुल। तो मॉर्निंग वाली जो वेवलेंथ जो होती है, वो सूरज की रोशनी जो होती है ना, वो काम की अच्छा, होती है वो और वो कन्वर्ट करती है आपके फैट को विटामिन डी में। ओके। तो आपको ज़रूरी है कि सुबह-सुबह की धूप मिले। उसके लिए हमारे हिंदू संस्कृति में जो सूर्य नमस्कार की जो प्रचलन था, जो भी आजकल धीरे-धीरे विलुप्त होता जा रहा है, हाँ। उसके पीछे लॉजिक भी, साइंटिफिक लॉजिक भी यही था कि आपने देखा होगा सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं कि नंगे बदन रह के, जनेऊ पहन के, हाँ, बिल्कुल। और सूरज को सुबह-सुबह की कुछ एक्सरसाइज टाइप हाँ, है वो तो पूरा। बॉडी पे जब आपकी पूरे जब वो सनलाइट गिरेगी, हुँ। तो वो बहुत काम की है और विटामिन डी में कन्वर्ट होगी और उससे आपकी बोन और जो है हड्डियाँ मजबूत होगी, क्योंकि जो भी आप खाना खा रहे हो या दूध में ले हो चाहे किसी में भी ले हो, वो हड्डियों तक पहुँचना चाहिए। हाँ। और पहुँचाने का काम विटामिन डी करता है। विटामिन डी करता है। इसलिए इट शुड बी बैलेंस कि खाना भी अच्छा हो, हुँ। दूध भी लो, आप दूसरी चीज़ें भी लो। अगर दूध नहीं ले पा रहे हैं तो कुछ और चीज़ें लें, हाँ। जिसमें कि कैल्शियम हो अच्छा, ठीक है? मतलब अगर किसी को एलर्जी है दूध से तो वो अदर सोर्स। दो अरे सबसे केला है, हाँ। सब्जियाँ हैं, इनो दालें हैं, उनमें बहुत सारा कैल्शियम होता है और वो बहुत काम का होता है। कैल्शियम बहुत सारी चीज़ों में मिलता है, ऐसा नहीं है खाली दूध में मिलेगा। केवल दूध से ही है। एग्ज़ैक्टली। तो अगर दूध पसंद नहीं है तो ऐसा कोई ज़िद करने की ज़रूरत नहीं है, यार दूध नहीं पिएगा तो यार बच्चा बड़ा नहीं होगा। हाँ। अपन देखते हैं ना, बिना दूध पिए भी बच्चे बड़े होते हैं, बिल्कुल। ठीक है? पर हाँ, अगर दूध पीते हैं तो अच्छी बात है, उसके अंदर काफ़ी रिच मात्रा में जो है कैल्शियम होता है और बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा दूध पीने के तरीके बदल दें आप। अच्छा, किस तरह से? आप चाहे उसको जो है मिल्क शेक बना दें, हुँ। बच्चों को थोड़ा-सा जो है किसी और चॉकलेट शेक बना दें, ऐसा बना दें तो बच्चे आजकल शेक वगैरह। फैंसी होते जो नई जनरेशन है वो फैंसी होती जा रही है। हाँ, हाँ। तो उनको थोड़ा अलग तरह से पिला। तरीका बदले, जी। तो जो है अपने आप पी जाए। बिल्कुल। काफ़ी लेडीज़ का प्रॉब्लम होता है कि प्रेगनेंसी के बाद उनकी हड्डियाँ या कमर वगैरह का दिक्कत होता है उनको। तो ये क्यों होता है? और अगर ऐसा होता है तो किस तरह से इसको सही रखा जा सकता है? मैं सर वापस अपन काफ़ी देर अपन ने जो है विटामिन डी पे डिस्कस किया, जी। ठीक है? प्रेगनेंसी वापस वही चीज़ है जहाँ न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, विटामिन डी की ज़रूरत होती है, प्रॉपर खाने की ज़रूरत होती है, ठीक है? हमारे पास गाँव के अंदर, सिटीज़ के अंदर भी बहुत सारे मिथ हैं कि जो है घी से संबंधित जो चीज़ें हैं वो देंगे तो ज़्यादा जो है वो ताकत है ही शरीर में, परंतु ऐसा नहीं है। बैलेंस होनी चाहिए, हर चीज़ जो है बैलेंस होनी चाहिए। मैंने जैसा पहले बताया, मिनरल्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी अच्छा मिले, ठीक है? शुगर भी मिले और नो डाउट फैट भी मिले, ठीक है? हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी के अंदर जो प्रेग्नेंट मदर होती है, वो एक बच्चा कैरी कर रही होती है और वो बच्चा जो है दिन ब दिन बढ़ रहा होता है। बिल्कुल, ठीक है? तो जिस तरह मांस बढ़ेगा, ठीक है? साथ में बोन्स भी उसको जो है ग्रोथ मिलती है। तो और वो सारा जो है मिलता है माँ के थ्रू ही उसको, बिल्कुल। ठीक है ना? कैल्शियम हो, चाहे प्रोटीन हो, ठीक है? चाहे विटामिन डी हो, वो सारा जो है माँ के थ्रू ही मिलेगा। और जब बच्चे को ग्रोथ हो रही होती है अंदर, तो माँ के अंदर उन चीज़ों की कमी होती है। अगर उसको न्यूट्रिशन मिल गया, हाँ। अगर वो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली उसको मिल गई, ठीक है? तब तो जो है बच्चे को भी मिल रहा है और माँ को भी मिल रहा है। जी। और प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद भी जो है माँ वापस जो है अपने काम पे रूटीन वापस जो है आ सकती है। बट अगर उसके अंदर वो डेफिशिएंसी डेवलप हो गई, हुँ। ठीक है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी, कैल्शियम भी कम हुआ, तो नो डाउट उसकी बोन्स जो है वीक रहती है। और वापस दूसरा मैंने जैसा बताया कि फाल्टी पोस्चर्स रहते हैं, ठीक है? आप ऑलरेडी चीज़ें वीक हो रही है और ऊपर उसके ऊपर फाल्टी पोस्चर, बच्चे को दूध पिलाते समय अगर आप झुककर जो है दूध पिलाना है, हुँ। ज़्यादा स्ट्रेस कमर पे आ रहा है, घुटनों पे आ रहा है, तो नो डाउट वापस जो है वो कंप्लेन वही लेके आएगी कि जो है मुझे कमर में दर्द है, पाँव में दर्द है, अच्छा है, मसल्स में दर्द है। तो सबके लिए ज़रूरी है कि कैल्शियम, विटामिन डी जो है उसको सप्लीमेंट जो है प्रॉपर मिलता रहेगा। और वही नहीं मिलता, उसी की वजह से जो है पेशेंट जो है इन सारे सिम्पटम्स के लिए साथ में आती है। प्लस साथ में जब भी दूध पिलाएँ या जब भी उनकी सिटिंग हो, जब भी बैठें, तब पीछे बैक सपोर्ट लेकर बैठें, ताकि उनकी कमर सीधी रहे, हुँ। कमर का प्रेशर नहीं आए, तो काफ़ी हद तक जो है उस पेन से बचा जा सकता है। ओके। आजकल देखा जाता है कि बहुत से बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसके बाद जब वो चलने लगते हैं तो उनके हाथ या पाँव टेढ़े हो जाते हैं। ज़्यादातर ये केसेस मैंने जो देखा है वो पाँव में देखा है। तो ये क्या कारण होता है इसका और इसका क्या सॉल्यूशन रहता है? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने। पहली चीज़ तो ये है कि मैंने जैसे पहले ही बताया था कि कोई भी इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो मेडिकल के अंदर, हुँ। तो उसका कारण ढूँढना ज़रूरी है कि हुआ क्यों वो? जी। ठीक है?
तो सेम वैसा का वैसा ही जो बच्चों में डिफॉर्मिटीज़ होती है, ऑर्थोपेडिक जो डिफॉर्मिटीज़ होती है, उसका कारण ढूंढना ज़रूरी है। कई सारे केसेस के अंदर होता है कि वो कंजेनाइटल होती है, जेनेटिक होती है, ठीक है, वो माँ के या फादर के जो है क्रोमोसोम्स के थ्रू जो है बच्चों को मिल रही है, उसकी वजह से हो रही है। कई बार होता है कि किसी न किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से उसको, ठीक है, बच्चों में स्पेशली विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है डेवलप होती हैं। तीसरा होता है कि कुछ फॉल्टी पोस्चर्स हो, ठीक है, चलने का जो तरीका है या जो आप शूज़ पहना रहे हैं उसकी वजह से जो है कई बार जो है उनको डिफ़ॉर्मिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। हम्म तो आपको कारण ढूँढना ज़रूरी है, हम्म ठीक है? अगर कंजेनाइटल है तो उसका इलाज अलग है, हम्म अगर डेफ़िशिएंसी है किसी चीज़ की तो उसको डेफ़िशिएंसी को पूरा करेंगे तो वो जो है 90% जो है ठीक हो जाता है। जी और अगर कोई फ़ाल्टी पोस्चर है तो उसको पोस्चर करेक्ट करेंगे या जो ब्रेसेस होते हैं बहुत सारी चीज़ें उनकी, हम्म उनको करेक्ट देंगे तो जो है वो डिफ़ॉर्मिटी ठीक हो जाती है। मैं स्पेशली बात करूँगा कि जो डेफ़िशिएंसी की वज़ह से होती है, वो डेफ़िशिएंसी मोस्टली होती है बोन्स के अंदर जो डिफ़ॉर्मिटी आती है वो है विटामिन डी या कैल्शियम की डेफ़िशिएंसी की वज़ह से। और जब ऐसी डेफ़िशिएंसी होती है तो बोन जो है सॉफ्ट हो जाती है। जब मैंने पहले ही बताया कि विटामिन डी की वज़ह से जो है कैल्शियम डिपोज़िशन कम होगा। बिल्कुल कैल्शियम डिपोज़िशन कम होगा तो आपकी बोन जो है सॉफ्ट रहेगी हम्म और वो ग्रो भी हो रही है साथ-साथ। और जब सॉफ्ट बोन ग्रो होगी तो उसके ऊपर जिस डायरेक्शन में प्रेशर आएगा, हम्म उस डायरेक्शन में वो डिफ़ॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। तो इसको बिल्कुल दूसरे तरीके से समझते हैं कि जैसा कोई पेड़ है, अपन जो पेड़ लगा रहे हैं तो जब वो यंग होता है बिल्कुल, जब तना उसका बिल्कुल पतला-सा होता है, कमजोर होता है कमज़ोर होता है, हम्म तो जिधर उसका प्रेशर ज़्यादा आ रहा है वो उस तरफ डायरेक्शन में जो है मुड़ जाता मुड़ है। जाएगा तो बिल्कुल अपन घरों में देखते हैं उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, अपन एक बाँस लगाया और उसको जो है उससे तने को उससे बाँध दिया, बिल्कुल ताकि वो स्ट्रेट जो है खड़ा हो ग्रो और उसकी जो है जब मजबूत हो जाए, ग्रोथ हो जाए हम्म अच्छी, तब अपन उसको हटा देते हैं। हटा देते हैं सेम वैसा-वैसा बच्चों के साथ है। पहली चीज़ तो कि जो कारण है, डेफ़िशिएंसी अगर किसी चीज़ की है तो उसको पूरी करो। हम्म प्लस आपकी जो उसकी पोस्चर का जो तरीका है, चलने का तरीका है, फिरने का तरीका है, बैठने का तरीका है, उसको करेक्ट करेंगे तो वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। और फिर भी कुछ जो डिफ़ॉर्मिटीज़ करेक्ट नहीं होती है, जी उसके लिए बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं हम्म उन डिफ़ॉर्मिटीज़ को करेक्ट करने के। परंतु वो लास्ट रिसोर्स है कि अच्छा हाँ, कि भाई किसी चीज़ से ठीक नहीं हुआ तो फिर सर्जरी से ठीक करना जो है, फाइनल सर्जरी ठीक है। 90% लोग जो है अगर उसकी प्रॉब्लम जो है, हम्म उसको ठीक कर दिया तो वो ठीक हो जाते हैं। अगर वो कंजेनाइटल चीज़ है, जो जेनेटिक चीज़ है, हम्म उसको ठीक करना किसी डेफ़िशिएंसी तो है नहीं, कंजेनाइटल चीज़ है, तो उसके लिए फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। वो हम सर्जरी करके उसको ठीक कर देते हैं। तो सर्जिकल प्रोसेस में ये चीजें ठीक हो जाती हैं बहुत सारी सर्जरीज़ हैं सर, हाँ बच्चों के अंदर जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है हम्म और डिफ़ॉर्मिटी जो है करेक्शन में सक्सेस है ये काफ़ी सक्सेस है, काफ़ी सर्जरीज़ होती है। नी रिप्लेसमेंट जब कराते हैं जब घुटना जिसे बोलते हैं कि हम चेंज करा रहे हैं तो उसके बाद काफी इफेक्ट देखने को मिलते हैं बहुत से लोगों के साथ वो पूरा बैठ नहीं पाते हैं ढंग से तो ये चीजें क्या होता है कि ऑपरेट सक्सेसफुल नहीं हो पाता इसलिए है या उसके कुछ इम्पैक्ट आते हैं इसमें देखिए, पहले तो नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी उसको समझना ज़रूरी है, ओके ठीक है? हम्म आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका घुटना काफ़ी हद तक खराब हो जाता है, हम्म ठीक है? और घुटना खराब होने का कारण ढूँढना ज़रूरी है कि कोई गठिया रहा या ऐज की वजह से खराब हुआ है या कोई चोट लगी उसकी वजह से आपका घुटना डैमेज हुआ है, तो उसका कारण ढूँढना ज़रूरी है। इसी के हिसाब से सर्जिकल प्रोसीजर जो है उसके लिए बने हुए हैं। अगर वो गठिया से रिलेटेड है, हम्म ठीक है? तो गठिया मैंने जैसा बताया कि जो है जॉइंट जो है खाली बोन ही नहीं, आस-पास के जो जॉइंट की जो कवरिंग होती है वो भी डैमेज होती है। तो उसमें जो है जॉइंट के लूज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? आपको सर्जरी करने के बाद भी जॉइंट के लूज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर एज रिलेटेड है, हम्म, तो उसके अंदर जो है रिकवरी का पार्ट अलग रहता है। प्लस जब नी रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं तब एज ऐसी होती है कि साथ में कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन साथ में हो रही होती है, ठीक अच्छा है? सपोज़ किसी को डायबिटीज़ है, हम्म हाइपरटेंशन है, किसी को थायरॉइड है, किसी को जो है किडनी का इश्यू है, ठीक है? तो वो भी जो है उसकी रिकवरी में बहुत बड़ा योगदान रखता है। अगर किसी को मेडिकल कंडीशन नहीं है तो नो डाउट उसकी रिकवरी जो है जिनको मेडिकल कंडीशन है उससे अच्छी होगी, अच्छा ठीक है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी जो थे, उनकी जो सर्जरी हुई थी वो वर्ल्ड के रिनाउंड जो नी रिप्लेसमेंट सर्जन हैं डॉक्टर रानावत, उन्होंने की थी सर्जरी यूएस में। फिर भी उनका नी रिप्लेसमेंट जो है इतना सक्सेस नहीं गया। क्यों? क्योंकि उनको जो मेडिकल जो कंडीशंस थी, उसकी वजह से जो है वो नी रिप्लेसमेंट इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया उनका। तो सिंपल सी चीज़ है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद उसको सक्सेस होना मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे फैक्टर्स पे है। हम्म
प्लस आप उसको कैसा यूज़ करते हैं, रिप्लेस करने के बाद आप कैसा यूज़ करते हैं, क्योंकि जो भगवान ने दिया आपने उसको भी खराब कर दिया। बिल्कुल। तो जो आर्टिफिशियल जो लगा रहे हो, हाँ। अगर आपने उसकी केयर नहीं करी तो आप उसको भी जो है जल्दी से डैमेज कर दोगे। जनरली जो आजकल के जो इम्प्लांट्स आ रहे हैं, जो काफ़ी एडवांस इम्प्लांट आजकल जो आने लगे हैं, और डे टू डे जो है नया इनोवेशन जो है इसमें आ रहा है। बिल्कुल। तो आजकल आज की जो डेट की बात करूँ मैं, हुँ, आज जो इम्प्लांट आ रहे हैं, बढ़िया अच्छी क्वालिटी के इम्प्लांट आने लग गए हैं। तो उन इम्प्लांट के साथ अगर आपने अच्छी केयर करी हुँ, और आपने कोई भी मेडिकल कंडीशन आपकी उसको कंट्रोल में रखा आपने, हुँ। ठीक है? प्रॉपर एक्सरसाइज़ेज़ करी, आपने बोन को, आपकी हेल्थ को जो है प्रॉपर ध्यान रखा आपने, तो उसको 30 साल, 40 साल, 50 साल देखने की ज़रूरत नहीं है उसको। अच्छा। पर अगर आपने हुँ, एक डिस्क्लेमर जो है हमेशा ऐड होता है, बिल्कुल। अगर आपने उसको अच्छे से यूज़ नहीं किया, हुँ, ठीक है ना? तो नो डाउट जो है वो जल्दी से लूज़ होने के चांसेस रहते हैं। स्पेशली जो है पालती मार के बैठना, हुँ, हमारा कल्चर है ना, हर पेशेंट हमारे पास भी आता है, बिल्कुल। पूछता है क्या साहब मैं पालती मार के बैठ जाऊँगा। हुँ, तो मुझे नहीं लगता कि एक सर्टेन एज के बाद जो है पालती मारना इतना ज़रूरी हो रहा है। हुँ। भई आपको पेन फ्री होना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल। पेन फ्री होना ज़्यादा ज़रूरी है। नो डाउट आजकल के जो इम्प्लांट आते हैं, आप पालती मार सकते हैं, हुँ, यूज़ कर सकते हैं। वो होता है ना, मैं सिंपल सी बात है कि यार कि कभी मजबूरी फँस गई यार, खड्डों में गाड़ी चलानी पड़ गई, हुँ। इट्स ओके। इन एनी केस हाँ, बट आप डेली अगर खड्डों में चलाओगे तो डेफ़िनिटली जो है गाड़ी जल्दी डैमेज होगी। बिल्कुल। तो कभी-कभी जो है आप पालती मार के बैठ जाएँ, कुछ नहीं होता। हुँ, आजकल के इम्प्लांट के साथ पालती मार के बैठें, ठीक है, हम सेकंड डे भी जो है पेशेंट को पालती मार के बिठा सकते हैं, कोई हुँ, दिक्कत नहीं। परंतु पालती मारने से आपका जॉइंट जो है एक्सट्रीम पोज़ीशन में जा रहा है, उसके ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर आ रहा है। बिल्कुल। हुँ, तो तो उसके डैमेज जितना होने के चांसेस हाँ, ज़्यादा होते उसके लूज़ होने के चांसेस रहते हैं। हैं। तो आप जितना अवॉइड करोगे, हुँ, उतना अच्छा है आपके लिए, उतनी लॉन्जेविटी उसका जो एक्सपायरी डेट है वो लंबी हो जाती हाँ, है लंबी हो जाएगी, और वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा और होपफुली कि आपको कभी वापस सर्जरी की ज़रूरत नहीं नहीं पड़े। बढ़ेगी। तो जितना ख़्याल आप अपना जॉइंट का रखेंगे, उतना लंबा चलेगा। आजकल इलाज काफ़ी महँगे हो गए हैं, मतलब कोई भी पेशेंट जाता है तो उसे लगता है कि हमारा सब काम इकोनॉमिक होना चाहिए और सर्विसेज़ भी अच्छी मिलनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ प्रावधान है? बिल्कुल सर, हम जिस देश में रह रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है। सरकार को भी उसको मैनेज करना बहुत आसान काम नहीं है। हुँ, हर आदमी चाहता है, नो डाउट हर आदमी के राइट्स हैं कि यार उसको अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले। बिल्कुल। तो सरकार जो है उसके लिए भी प्रयासरत रहती है हमेशा, बहुत सारी स्कीम्स आ रखी हैं सरकार की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी आजकल जो है थोड़े अच्छे एडवांस बनते जा रहे हैं, काफ़ी अच्छी सर्विसेज वहाँ भी मिल रही हैं। बट जो सबसे बड़ी समस्या है वो अपनी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है हुँ, कि हैंडल करना बहुत आसान नहीं है। बिल्कुल। हम पर कैपिटा मतलब जो है ना पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स का रेशियो अगर देखें तो वो इंडिया में काफ़ी कम है। अब धीरे-धीरे जो है सुधर रहा है। हुँ, अ, शहरी क्षेत्र में तो फिर भी जो है डॉक्टर्स पेशेंट्स को अवेलेबल हो जाते हैं। बिल ग्रामीण क्षेत्र में जो है अभी भी जो है समस्या स्पेशलिस्ट की कमी है बिल्कुल। और मेडिकल सुविधाओं की कमी है। हुँ, और मैं दूसरे देशों से कंपेयर करें अपने इंडिया को, हुँ, तो इलाज काफ़ी सस्ता है। हुँ, परंतु मैं इंडिया के अंदर ही कंपेयर करूँ, हुँ। तो नो डाउट काफ़ी लोग हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है हाँ, या जो बिल्कुल। है चीज़ों को अफ़ोर्ड नहीं कर महँगा डे इलाज नहीं ले पाते। हाँ, खुद की जो है डेली रूटीन के साथ-साथ जो है हेल्थ को भी जो है हुँ, मेंटेन करके रखना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो सरकार ने बहुत सारी योजनाएँ बना रखी है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की आयुष्मान योजना है, हुँ, राजस्थान गवर्नमेंट की जो है चिरंजीवी या माँ योजना जो है वो हुँ, है, जिसमें कि कार्ड बनते हैं और कार्ड से जो है कुछ सर्टेन अमाउंट तक जो है उनको फ्री इलाज मिलता है। नो डाउट ये जो सरकार और जो गवर्नमेंट जो है वो तो सोच ही रही है। साथ में एज़ अ नॉर्मल आदमी या एज़ अ कॉमन आदमी जो है, हुँ, मैं एज़ अ डॉक्टर मैं उनको एडवाइस करूँगा कि जो है सबसे ज़रूरी है कि आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो है लेके रखें। मेडिकल मेडिक्लेम जिसको हम ओके, बोलते हैं, हाँ। ठीक है ना? क्योंकि जो है मेडिक्लेम और आपकी जो गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं, हुँ, उनमें थोड़ा-सा फ़र्क रहता है सर। अच्छा, ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट की योजनाओं में एक लिमिटेशन आ जाते हैं बहुत सारी हाँ, चीज़ों के। बिल्कुल। मेडिक्लेम में हमारे पास लिमिटेशंस नहीं रहते हैं, हम अच्छे से अच्छा इलाज कर सकते हैं। हुँ, नो डाउट उनमें भी अच्छा इलाज मिलता है, पर इसमें जो है क्वालिटी सर्विसेज़ और बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। आपके पास जो है हाथ बंधा हुआ नहीं होता आपका हुँ, हुँ, कि भई आज सपोज़ करो कि आज मैं एक बात सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे मैं चप्पल लेने जा रहे हैं अपन, हाँ, ₹5 ₹50 की चप्पल मिलती है, 500 की चप्पल बिल्कुल, मिलती है। बिल्कुल। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ जो है डिफरेंट वैराइटीज़ और मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जो कि बिल्कुल, पेशेंट को मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। तो मेडिक्लेम जो है एक बहुत बढ़िया साधन है, जिसमें कि आप कर सकते हैं। लोग बाग अवेयर नहीं होते हैं उसके लिए, हुँ, ठीक है? मेडिक्लेम होना चाहिए और
अक्रॉस द इंडिया जो है काफ़ी सारे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें मेडिक्लेम से सर्विसेज मिलती है। भिलवाड़ा में भी अपने काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें मेडिक्लेम से सर्विसेज मिलती हैं। तो प्लस साथ में जो है नो डाउट एज अ डॉक्टर, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग मैं बात करूँ तो हम हमेशा तैयार रहते हैं कि जो है अगर कोई गरीब आदमी है जिसकी मदद करनी है तो हम तैयार रहते हैं कि कभी निःशुल्क सर्जरी की ज़रूरत पड़ी तो हम पीछे नहीं हटते हैं। बिल्कुल नो डाउट हम कोई पीछे नहीं डॉक्टर भगवान का रूप होते लोग समझे नहीं समझे, हैं। ठीक है, बट हम अपने अंदर से जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक बिल्कुल। है। हाँ हाँ हाँ। लोगों का अप्रिशिएशन मिलता है नो डाउट उसके लिए। और मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि डॉक्टर्स जो है, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उनका पेशेंट खराब हो। बिल्कुल। कोई नहीं चाहता कि उसका पेशेंट खराब हो, उसका नाम खराब हो, हम्म क्योंकि पैसा तो एक अलग चीज़ है, हम्म ठीक है। सर्टेन एज के बाद जो है डॉक्टर अपने नाम के लिए जो है लड़ता रहता है और बिल्कुल। पूरी ज़िंदगी भर उसके लिए काम करता रहता है, क्योंकि सब जानते हैं कि आपका नाम अगर खराब हो गया तो जो है आप वैसे ही ख़त्म है, काफी ठीक चीजें है। खराब हो जाती है और अगर नाम आपका अच्छा है तो पैसा पीछे पीछे आता है। ऑटोमेटिक। बिल्कुल। तो डॉक्टर्स जो है, मैं ये नहीं कहता कि सारे एक जैसे होते हैं, हम्म। पर 90% 95% डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट के हित के लिए ही काम कर रहे हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि जो है आप किसी न किसी योजना से जुड़ें। हम्म आपके पास अगर मेडिक्लेम नहीं कर सकते हैं तो आप कोई ना कोई योजना का जो है कार्ड बना के रखें, वो एक्टिव करके रखें। हम रोज़ की प्रैक्टिस में देखते हैं कि जो है ना, जिनके पास आईफ़ोन है, गाड़ियाँ हैं, वो तो इन सर्विसेज़ का यूज़ कर रहे हैं। पर वास्तव में जो गरीब आदमी है, हाँ। जो ढाणियों में रहता है, बिल्कुल। गाँव में रहता है, हाँ। उन्हें पता ही नहीं होता कि कार्ड क्या होता है। ठीक बात। उनके पास कार्ड ही नहीं होता। वो कभी आते हैं इलाज करने के लिए, उनसे आगे होके पूछते हैं, यार कार्ड हो तो हमारा फ्री में इलाज हो जाएगा। हाँ। साहब हमको तो पता ही नहीं। जबकि जो है आईफ़ोन लेके जो घूम रहा है, गाड़ी लेके घूम रहा है, वो उन कार्ड को यूज़ कर रहा है, वो बिकॉज़ ही इज़ अवेयर एंड जो है वो उसको यूज़ कर रहा है, बिल्कुल। उससे ट्रीटमेंट ले रहा है। तो मैं जो हमारे जो आम नागरिक हैं, उनसे भी अपील करूँगा कि अपने अड़ोस-पड़ोस में अगर कोई ऐसा फैमिली देखते हैं कि वास्तव में जो है डिज़र्विंग है, उनको जो है इस चीज़ में हेल्प करें। ई-मित्र पर ले जाकर जो है उसका आधार कार्ड बनवाएँ, जन आधार कार्ड बनवाएँ, ताकि जो है वो इन फ्री सर्विसेज़ का जो है लाभ यूज़ कर सके। हाँ, मतलब और कहने का मतलब सरकारी जो सुविधाएं हैं वो तो लें आप, अगर इसके साथ अगर आप मेडिक्लेम पॉलिसी ले सकते हैं, कैपेसिटी है आपकी हाँ, तो अगर आप कैपेसिटी है तो मैं कहूँगा कि मेडिक्लेम लें। हाँ हाँ। ताकि क्या है कि आपको जो है वाइड वैराइटीज़ जो है आपको ऑप्शंस जो है मिल जाते हैं। बिल्कुल। और साथ में ये है कि आजकल बहुत सारी कैंपेन चलती है, हम्म तो मैं चाहूँगा कि जो है एक कैंपेन ये भी चलनी चाहिए कि अपने आस-पड़ोस में, अपने जो डे टू डे लाइफ में जो लोग जो मज़दूर काम आते हैं, हाँ। घरों में जो बाइयाँ काम करने आती हैं, बिल्कुल। तो आप उनको इस चीज़ के लिए भी अवेयर करें कि वो अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि क्या होता है कि कई बार वो एक्सीडेंट करके आया पेशेंट, हाँ। ना तो उसके पास कोई कार्ड है, ना मेडिक्लेम है, बिल्कुल। और तो डेफ़िनेटली जो है उसको जो है कई बार जो है बाद में महंगा बिल भरना हाँ, हो जाता वो बिल जो है भरना या पैसे लगना जो है, क्योंकि गरीब आदमी कई बार अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। है। बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि जो है हर आदमी को जो है ट्रीटमेंट मिले, कोई भी आदमी ऐसा नहीं रहे कि उसको जो है बिना इलाज के जो है इलाज के अभाव में उसके अभाव बाद में उसके साथ कुछ तकलीफ नहीं होती। तकलीफ हो। बिल्कुल। बिल्कुल।